नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह का, जो हमारे सीबीएसई हिंदी आ कोर्स में सम्मिलित कक्षा 10वीं का एक अध्याय है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने इस कविता को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया है, क्योंकि हमारा परीक्षा पैटर्न भी थोड़ा परिवर्तित हुआ है, जिसमें लगभग 50% प्रश्न बहुविकल्पीय या मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। इस सुविधा के अनुसार हमने इस पाठ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कवि परिचय के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में महिषादल पश्चिमी बंगाल में हुआ था। पश्चिमी बंगाल, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि निराला जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा सन 1899 में। कहाँ पे? महिषादल नामक स्थान पर। किस प्रदेश में? पश्चिमी बंगाल में। अगर पूछा जाए कि किस जिले में हुआ था, तो मेदिनीपुर जिला, एक बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है मेदिनीपुर। वहाँ पे एक स्थान है महिषादल, वहीं पे 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। चूँकि इनके पिता वहाँ पे जॉब करते थे, इसलिए उनका जन्म उसी समय वहाँ पे बंगाल में हुआ था, या उनके जन्म के समय वह बंगाल में निवास कर रहे थे। लेकिन इनका जो मूल स्थान है, जहाँ के ये मूल रूप से रहने वाले थे, वह है गढ़ाकोला नामक स्थान, एक गांव। किस जिले का? उन्नाव जिले का। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। तो आपसे यहाँ दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ये उत्तर देने हैं महिषादल में। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के। आप छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी के किस काव्य विधा से संबंधित हैं, तो आपको बताना पड़ेगा छायावादी काव्य धारा से। एक और प्रमुख विशेषता आपकी, जो मुक्त छंद रचना के लिए निराला जी जाने जाते हैं, अर्थात सर्वप्रथम आपने रचनाओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो मुक्त छंद का सर्वप्रथम अपनी रचनाओं में कौन किया, तो आपको बताना पड़ेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो आपकी कविताएं हैं, उनमें शोषित और उपेक्षित जनों के प्रति गहरी सहानुभूति देखने को मिलती है। तो यह प्रश्न उठ सकता है कि जो निराला जी हैं, उनकी कविताओं में किस वर्ग की या किस वर्ग का विशेष उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे शोषित एवं उपेक्षित जनों का। आपकी मृत्यु वर्ष 1961 में हुई। पूछा जा सकता है प्रश्न, निराला जी की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1961 में। आपकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। यहाँ तक ये काव्य रचना है। ये दो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, अप्सरा और अलका। अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में ही हमने चर्चा की है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनामिका किस कवि की रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है? एक दे दिया अनामिका, दूसरा दे दिया परिमल, तीसरा दे दिया गीतिका, चौथा ऑप्शन दे दिया कि इनमें से सभी। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों उनकी रचनाएं हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इन्हीं में से सभी। अब हम पाठ परिचय पे
जो कविता है उत्साह, उसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कुछ उत्साह की भावना का संचार करने की बात की गई होगी। तो इसमें जो लेखक हैं, इसमें कवि ने क्या किया है, बादलों का आह्वान किया है, बादलों को पुकारा है। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कविता किस तरह का गीत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक आह्वान गीत है। जो कविता है उसमें एक तरफ जहाँ ललित एवं मनोहारी चित्रण करता है बादलों का, तो वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी एवं विध्वंसक रूप भी चित्रित हुआ है। यहाँ पे बादलों का दो रूप देखने को मिलेगा, एक नवजीवन प्रदान करने वाला और दूसरा जीवन को क्रांति और विध्वंसक रूप देने वाला। कवि कहता है कि जो जीवन है वह एक ही तरीके से सिर्फ नहीं चल सकता, कभी प्यार से तो कभी क्रांति करके हमें अपने अधिकारों को लेना पड़ता है। यह वही समय है जब हम आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। तो इस तरह की बात कवि क्यों कर रहा है, क्योंकि उस समय जब कवि का जन्म आप देख लो 1899 से 1961 तक, वो हमारा आज़ादी के लिए संघर्ष का काल है। तो उस समय इस तरह की कविताओं का लिखा जाना स्वाभाविक था। इस तरह की कविताएं अन्य भी लिखी गई, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा पुष्प की अभिलाषा, जो झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, इस तरह के बहुत सारी रचनाएं की गई लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो बढ़ चढ़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करें और आसानी से हम देश को आज़ाद कराने का प्रयास कर सकें। अतः निराला जी ने भी वही काम किया, क्या कि इस कविता के माध्यम से जनमानस में क्रांति की भावना का संचार करने का प्रयास किया। जनमानस मतलब पब्लिक, लोगों में क्रांति की भावना का संचार करने का प्रयास किया। निराला जी ने बादलों को कवि के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न उठ सकता है कि बादल किसके प्रतीक हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कवि के। जिस प्रकार बादल गरजता है तो प्यास, गर्मी आदि से व्यथित लोगों में उत्साह की भावना का संचार होने लगता है। जब बादल की गर्जना सुनाई पड़ती है तो जो किसान हैं, प्यासे लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो क्या करते हैं, उनमें एक आशा की किरण जगती है कि अब तो वर्षा होगी, अच्छे फसल उगेंगे, हमें धरा पे पानी पीने को उपलब्ध होगा। ठीक उसी प्रकार निराला जी ने कवियों को अपने नव सृजन के द्वारा जनमानस में क्रांति के संचार का आग्रह कर रहे हैं। निराला जी कवियों से आग्रह करते हैं कि अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को प्रेरित और उत्साहित करने का कार्य करो, ताकि वह देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। जो मूल विषय है क्या है, बादल गरजो। लेखक क्या कहता है, हे बादल गरजो। क्यों? क्योंकि आपके ना आने से लोगों में बहुत निराशा है, हतोत्साहित हैं लोग, तो पहले उन्हें अपने आगमन का सूचना दे दो। किस तरह से? घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को भयंकर तरीके से घेर कर, ढक कर, धाराधरो, धाराधर, धारा मतलब बूंदें, जल की बूंदें, धर मतलब धारण करने वाला, जल की बूंदों को धारण करने वाला अर्थात बादल। ओ बादल, तुम पूरे आकाश को घेर लो, भयंकर तरीके से घेर लो, अर्थात कवि कहता है कि इस तरह से गर्जना करो कि आकाश का कोई भी कोना तुम्हारी गर्जना से अछूता ना रहे। किस तरह से? बादल की छवि देखो, ललित ललित काले घुंघराले। बादल कैसे लग रहे हैं? जो बादल बदलियां हैं छोटी छोटी काले रंग की, वह कैसे लग रहे हैं? जैसे करली हेयर्स, काले बाल की तरह सुंदर और मनोरम लग रहे हैं। और उनकी छवि कैसी है? बाल कल्पना के से पाले, उनकी जो
सुंदरता है वो कैसी लग रही है, जैसे बालक की कल्पना होती है, मृदुल और निश्चल एवं पवित्र होती है, ठीक उसी तरह से यह बादल निश्चल और पवित्र से प्रतीत हो रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे कब नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर्मे कब नवजीवन वाले। इसका क्या तात्पर्य है कि जो बिजली चमकती है जब, तो लगता है कि बादलों में कितनी अपार ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन वह हमेशा जल बरसाता है, लोगों को शीतलता प्रदान करता है। लेकिन कवि क्या कहता है, कभी कभी ये अपने जो छवि है वह दिखा देनी चाहिए, क्योंकि जीवन जो है उसमें एक तरीके से केवल प्यार से नहीं चल सकता, कभी कभी हमें अपना दूसरा रूप भी दिखाना पड़ता है। ठीक ऐसे कवियों को भी प्रेरित करता है कि जैसे नव जीवन देने वाले कवि की तरह आपके जो हृदय हैं, दुख और अशांति का जो पहाड़ आपके हृदय में भरा हुआ है, उसको अपनी कविता का विषय बनाओ। अपने हृदय में जो वज्र है उसको छिपाकर एक नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात ऐसी कविताओं की रचना करो जो लोगों में नई भावना का, आशा का, उम्मीद का संचार करे। बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, बिकल बिकल, बिकल मतलब परेशान, बहुत किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान, जैसे बारिश ना होने की वजह से, देश के गुलाम होने के लिए की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहना। उन्मन थे उन्मन, और जब हम कभी बहुत परेशान रहेंगे तो क्या होगा, हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं होगा, हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए क्या है, उन्मन थे उन्मन, मन एक जगह केंद्रित नहीं था। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल मतलब सभी, जन मतलब लोग, निदाघ मतलब गर्मी, विश्व के, संसार के सभी लोग क्या थे, पर गर्मी से बहुत परेशान थे और उनका मन कहीं लग नहीं रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन मतलब बादल, अनंत मतलब आकाश भी, और जिसकी कोई सीमा ना हो, इसलिए आकाश को भी, आकाश की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। अज्ञात दिशा, अननोन दिशा से, जो बादल हैं वो किस दिशा से और कहाँ से आते हैं यह किसी को मालूम नहीं चलता, इसलिए यहाँ अज्ञात दिशा का प्रयोग किया गया है। कवि कहता है कि हे बादल, इस किसी भी दिशा से आकर और इस आकाश को पूरी तरीके से ढक लो, और क्या करो, इस तप्त धरा को, इस गर्म पृथ्वी को, तप्त मतलब गर्म, धरा मतलब पृथ्वी, जल से फिर, अपनी जल की बूंदों से फिर से शीतल कर दो। क्या करो, ठंडा कर दो, शीतल मतलब ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो। यहाँ पे अगर हम प्रतीक रूप का ध्यान में रखकर अध्ययन करें तो कवियों से कवि आग्रह करता है कि अपनी नई नई रचनाओं से, जो ये देश है, देश के लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनका मन इस बात से परेशान है कि हम कभी आज़ाद होंगे या नहीं। ऐसे लोगों के मन में अपनी रचनाओं से उत्साह और आशा की भावना का संचार कर दो, ताकि उनमें देश के प्रति अपनी आस्था बनी रहे और देश के आज़ादी के जंग में वह अपना पूर्ण योगदान देने में समर्थ हो सकें। अभी अपने नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ 50% प्रश्न, लगभग 80 नंबर के प्रश्नोत्तर में 40 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जिनमें से हमने कुछ मॉडल कि किस तरह प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि यह नवीन प्रयोग है इस बार का, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप प्रश्न देखिए, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न क्या है, कहाँ हुआ था। ऑप्शन है गढ़ाकोला, खा उन्नाव, गा महिषादल, घा उत्तर प्रदेश। तो आपको
यह ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा है कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया वीडियो में कि जो निराला जी हैं उनके पिता पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिले में महिषादल नामक स्थान था, वहाँ जॉब करते थे। वहीं पे निराला जी का जन्म हुआ था। प्रश्न पूछा है जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर होगा महिषादल। हमने उत्तर भी दे रखा है, केवल प्रारूप रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निराला जी मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। अब प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो पूछा था जन्म कहाँ हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा जो उनका मूल स्थान है। तो यहाँ पे देखो गढ़ा कोला भी है, संबंधित है, हमने पढ़ाते समय बताया। उन्नाव भी है और उत्तर प्रदेश। जब इस तरह से तीनों विकल्प सही हों तो आपको देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है। प्रश्न का है मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि वह गढ़ा कोला के निवासी थे। अब यहाँ पे अगर पूछता कि किस जिले के निवासी थे, तो आपको बताना पड़ेगा उन्नाव। और पूछा जाए किस प्रदेश के निवासी थे, तो उत्तर प्रदेश। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तीनों विकल्प सही हैं, हमें मारना क्या है। तो यहाँ आपको गढ़ा कोला ही मारना है। अगर जिला पूछेगा तब उन्नाव और प्रदेश पूछेगा तब उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, उत्साह कविता है विदाई गीत, आह्वान गीत, गमन गीत या कोई नहीं। तो हमने आपको पढ़ाते समय ही बताया कि जो उत्साह कविता है वह एक आह्वान गीत है। यहाँ पे आह्वान मतलब पुकारना। यहाँ पे लेखक ने क्या किया है, बादलों को पुकारा है, इसलिए यह एक आह्वान गीत है। धाराधर का क्या अर्थ है। धाराधर, धारा को यानी कि जल की बूंदों को, धर मतलब धारण करने वाला, अर्थात जल की बूंदों को कौन धारण करता है, बादल। इसलिए इसका उत्तर होगा बादल। नभ, आकाश और गगन तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः नॉर्मल दिनों में अंतरिक्ष में नीले रंग में देख सकते हैं, वह आकाश होता है। लेकिन जो वर्षा करते हैं उन्हें बादल कहते हैं या धाराधर कहते हैं। उत्तर भी हमने दिया है बादल। अगला और अंतिम प्रश्न है, बादल किसका प्रतीक है या बादल किसके प्रतीक के रूप में कविता में वर्णित हुआ है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो बादल है वह कवि के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पे बादल और कवि को एक दूसरे का पूरक बताया गया है कि जिस तरह बादल नवसृजन की प्रेरणा देता है, वैसे कवि भी जनमानस में नवसृजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। यह था आज का हमारा वीडियो। इसके अगली कड़ी में दूसरा भाग अट नहीं रही है कविता का भी हम जल्द ही आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको अध्ययन में बहुत सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद।